चलिए आज बात करते हैं 1974 की, एक ऐसी घटना की जिसने पूरे भारत को रोक दिया था। पर आज शायद ही किसी को इसकी याद हो। ये एक ऐसी हड़ताल की कहानी है जो इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाइयों में से एक बन गई। आइए इस अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोच कर देखिए, साल था 1974, महीना मई का, और 17 लाख, जी हाँ 17 लाख रेलवे कर्मचारी एक साथ काम बंद कर देते हैं। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐसी हड़ताल थी जिसने सचमुच पूरे देश को थाम दिया था। और ये कोई आम हड़ताल नहीं थी, पूरे 20 दिन चली। और इसे सिर्फ एक मजदूर विवाद कहना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी रिकॉर्डेड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक थी। मतलब इतने सारे लोग एक साथ एक मांग के लिए पहले कभी हड़ताल पर नहीं गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए? इतना बड़ा विद्रोह क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन दशकों में जब ये गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। इसकी जड़ें ना बहुत गहरी थी। बात शुरू होती है ब्रिटिश राज से। तब लोकोमोटिव स्टाफ के लिए लगातार काम का नियम था, मतलब कई दिनों तक बिना रुके काम। सोचा था आज़ादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर रेलवे में 8 घंटे के काम का दिन कभी आया ही नहीं। फिर 60 के दशक में आए डीजल इंजन, काम और बढ़ गया, घंटे और लंबे हो गए। और हद तो तब हो गई जब 1973 में सरकार ने 10 घंटे काम का वादा किया और फिर मुकर गई। बस यहीं आकर सब्र का बांध टूट गया। अब दिक्कत ये भी थी कि जिन यूनियनों पर कर्मचारियों को भरोसा करना चाहिए था, वो ही साथ नहीं थी। लोगों को लगने लगा था कि उनके लीडर तो भ्रष्ट हो चुके हैं, मैनेजमेंट के साथ मिले हुए हैं। मतलब एक तरह से कर्मचारी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्हें लगा उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक नया दमदार नेता सामने आता है। एक ऐसा शख्स जिसने इन बिखरे हुए कर्मचारियों को एक आवाज दी, उन्हें एक साथ जोड़ा और फिर बजा। एक ऐसा बिगुल जिसने पूरे देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन कर्मचारियों की मांगे बहुत ही सीधी साधी थीं। वो क्या मांग रहे थे? लोको स्टाफ के लिए 8 घंटे का काम, जो उनका हक था, सैलरी थोड़ी बेहतर हो जाए और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी बोनस मिले। मतलब कोई आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं थी, बस अपने हक की बात थी। तो इस पूरी लड़ाई को लीड कौन कर रहा था? वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन यानी ARF के नए प्रेसिडेंट। एक करिश्माई लीडर जिन्होंने रेलवे की तमाम अलग अलग यूनियनों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और ये जो एकजुटता थी ना, वो देखने लायक थी। हड़ताल पे तो 17 लाख कर्मचारी थे, लेकिन उनके पीछे उनके समर्थन में करीब 70 लाख लोग खड़े थे। ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की लड़ाई नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। वैसे तो हड़ताल 8 मई को होनी थी, लेकिन सरकार ने हड़ताल शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 2 मई को सरकार ने हजारों यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा इससे आंदोलन दब जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया और हड़ताल तय समय से 6 दिन पहले अचानक भड़क उठी। तो अब एक तरफ थे लाखों हड़ताली कर्मचारी और दूसरी तरफ थी सरकार। सरकार ने क्या किया? बातचीत की? नहीं, सरकार का जो जवाब था वो क्रूर था, और ऐसा दमन पहले कभी नहीं देखा गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस हड़ताल को कर्मचारियों की मांग के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे सीधे सीधे सरकार के खिलाफ बगावत माना। हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया और बातचीत के सारे रास्ते बंद। और फिर इसे कुचलने के लिए मीसा जैसे उस जमाने के सबसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया गया। अब जरा दमन का पैमाना देखिए। सिर्फ 20 दिन की हड़ताल में करीब 50,000 कर्मचारियों को जेल में डाल दिया गया। और बात यहीं नहीं रुकी, 30,000 परमानेंट कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई के सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सोचिए, एक झटके में 30,000 लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। इस कार्रवाई का असर सिर्फ उन कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ा। 30,000 से ज्यादा परिवारों को उनके सरकारी रेलवे क्वार्टरों से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उन्हें रातों रात बेघर कर दिया गया। तो एक तरफ सरकार का इतना जबरदस्त दबाव और दूसरी तरफ कुछ अंदरूनी कला,
इन सब के चलते दुनिया की ये सबसे बड़ी हड़ताल आखिर में टूट गई। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा आंदोलन आखिर नाकाम क्यों हुआ? देखिए, कई कारण थे। एक तो बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारी से लीडरशिप बिखर गई। दूसरा, भारत का रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि सब में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल था। तीसरा, जो राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही थीं वो भी अलग अलग बातें करने लगीं, जिससे कर्मचारी कंफ्यूज हो गए। और शायद सबसे बड़ा कारण, घर से निकाले जाने का डर। जब परिवार सड़क पर आ जाए तो हिम्मत टूट ही जाती है। इस बात को खुद जॉर्ज फर्नांडिस ने भी माना। उन्होंने बाद में कहा, हड़ताल इसलिए वापस लेनी पड़ी क्योंकि हड़ताल चलाने वाले लोग ही अलग अलग सुर में बात करने लगे थे। और इसी के साथ 28 मई 1974 को ये ऐतिहासिक हड़ताल खत्म हो गई। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? एक बड़ी हड़ताल हुई और नाकाम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हड़ताल की हार में ही एक बहुत बड़ी जीत की कहानी छिपी थी। इसकी विरासत बहुत दूर तक जाने वाली थी। आज बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस हड़ताल को कुचलने के लिए सरकार ने जो तानाशाही तरीके अपनाए वो असल में 1 साल बाद यानी 1975 में लगने वाली इमरजेंसी की ड्रेस रिहर्सल थी। वही तरीके, वही रवैया। और फिर देखिए, वक्त का फेर। 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए। नतीजा हैरान करने वाला। एक तरफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने हड़ताल को कुचला था, वो अपनी सीट हार गईं, और दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने हड़ताल को लीड किया था, उन्होंने जेल में बैठे बैठे चुनाव जीता। ये लोकतंत्र की एक जबरदस्त वापसी थी। और सबसे जरूरी बात, कर्मचारियों की जीत। भले ही देर से मिली पर मिली। जो नई सरकार आई उसने निकाले गए सभी कर्मचारियों को बिना शर्त काम पर वापस लिया। 1979 आते आते बोनस की मांग भी मान ली गई और धीरे धीरे हड़ताल की लगभग सारी बड़ी मांगें पूरी हो गईं। मतलब 1974 की हड़ताल भले ही उस वक्त हार गई, लेकिन उसने आने वाले कल की जीत की नींव रख दी थी। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक हारी हुई लड़ाई वाकई हारी हुई होती है, या वो भी इतिहास बदल सकती है? 1974 की ये रेलवे हड़ताल हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी हार, कुर्बानी और एक बड़े बदलाव का रिश्ता बहुत गहरा होता है।